Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the different organizations which are made for the नेशनलिस्ट मूवमेंट्स और द एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। भारत में राष्ट्रवाद किस प्रकार आया, किस प्रकार नए नए संगठन बने जिन्होंने कि पूरे भारत के लोगों के लिए आवाज उठाई, बिना किसी भेदभाव के अलग अलग संगठन बनाए गए। उसमें सबसे बड़ा अगर हमने बात की कि पूरे देश के लिए ऑल इंडिया लेवल एक ऑर्गेनाइजेशन बना गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी 1885 में स्थापना की थी। शुरुआत में उसमें 72 डेलीगेट्स थे। तो ये इसके बारे में हमने पढ़ा था कि बॉम्बे में इसकी स्थापना की थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ए.ओ. ह्यूम, एक रिटायर्ड इंग्लिश ऑफिसर थे। उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण उस टाइम पर हमारे जो लीडर रहे, चाहे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, चाहे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, चाहे हमारे पास बदरुद्दीन तैयब जी थे, उसके साथ साथ दादा भाई नौरोजी थे। तो इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद उसने किस प्रकार काम किया, नेशन इन द मेकिंग, किस प्रकार नए राष्ट्र को बनाने की शुरुआत हुई, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और उसमें हम डिस्कस करेंगे जब कांग्रेस की स्थापना की शुरुआत के लीडर्स की अगर बात करें, ये जितने लीडर्स हमने नाम लिए, चाहे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, चाहे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, चाहे दादा भाई नौरोजी थे, ये सारे भी, चाहे बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो ये सभी क्या थे, ये मॉडरेट्स, यानी ये किस प्रकार बात केवल अपील के जरिए, जस्ट टू अपील द गवर्नमेंट टू मेक सम इंप्रूवमेंट्स और रिफॉर्म्स, की कुछ सुधार करने के लिए, केवल आवाज उठाने के लिए इन्होंने उसके अंदर कोई एक्सट्रीम मेथड नहीं अपनाया, केवल अपनी बात रखी। अब उसमें क्या क्या प्रयास किए गए वो है नेशन इन द मेकिंग। शुरुआत किस प्रकार की, फर्स्ट 20 इयर्स मॉडरेट फेज, ये जो 20 साल का समय था, 1885 से 1905 कह सकते हैं हम इसको। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, 1905 तक ज्यादा मॉडरेट फेज था। जो महत्वपूर्ण लीडर जिन्होंने केवल अपनी आवाज, यानी कोई भी इस प्रकार का तरीका नहीं अपनाया गया जिसमें कि कोई विरोधाभास या फिर एक्सट्रीम कंडीशंस को अपनाया जाए, कोई तोड़फोड़ की जाए, वायलेंट मेथड अपनाया जाए, ऐसे बिना इस तरीके काम करने वालों थे, इसलिए इसको मॉडरेट फेज बोला गया। अब इन्होंने क्या क्या प्रयास किए, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने डिमांड की कुछ, कि एक तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, यानी उन्होंने सरकार और प्रशासन दोनों में अपने उनकी बात रखी, बाहर के लोगों की बात रखी। उन्होंने माना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से वो मोर रिप्रेजेंटेटिव, दीस शुड बी मोर रिप्रेजेंटेटिव। मोर रिप्रेजेंटेटिव मींस कि उनमें जो चुनाव का तरीका है उसमें कुछ लोगों को बाहर रखा गया, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम और ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, की मेल फीमेल की महिलाएं वोट नहीं डाल सकती, या फिर एक सर्टेन रेवेन्यू पे करने वाला वोट डालेगा, तो मोर रिप्रेजेंटेटिव कैसे होगा, सबको वोट का अधिकार दे दी जाए। तो इन्होंने बात की, और ज्यादातर कौन लोग थे, जो पढ़े लिखे इंग्लिश एजुकेटेड लोग थे, जो कि ज्यादातर ये लोग हम जिनकी बात कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस के महत्वपूर्ण लीडर रहे। इन्होंने मांग की कि ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी ज्यादा लोगों के द्वारा चुने जाए, प्रतिनिधि अच्छे हों। उसके साथ साथ मोर लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी देयर। मोर लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनाई गई है, कुछ प्रांत ऐसे जिसमें नहीं बनाई गई, वहां में लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की जाए। मोर पावर गिवन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और ये जो भारत में परिषद बनाई गई है उनको ज्यादा पावर दी जाए काम करने की। यानी यहाँ तो केवल ये क्या थी, कंसल्टेटिव की तरह थी, कंसल्टेटिव क्या, सुझाव देना, बाकी काम तो पार्लियामेंट करती थी ब्रिटिश की। तो उन्होंने बोला इनको ज्यादा पावर दी जाए, तो इस प्रकार की मांग रखी। उसके बाद उन्होंने जो दूसरी मांगे रखी वो रखी कि जो हाई पोजीशंस हैं, हाई और इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, मस्ट बी गिवन टू द इंडियंस, वो भी भारतीयों को दी जाए। इसमें ज्यादातर क्या था कि जो उच्च पद थे, बड़े पद थे, वो ज्यादातर किसको दिए जाते थे, अंग्रेजों को दिए जाते थे। उसमें यह भी माना जाता था इंडियंस आर नॉट एबल टू होल्ड मच इंपॉर्टेंट और हाई रिस्पॉन्सिबल पोस्ट। जो उच्च पद हैं, जो ज्यादा जिम्मेवारी के पद हैं, उनको भारतीय सक्षम नहीं है चलाने में। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, उसके बारे में आवाज उठाई कि महत्वपूर्ण जो पद हैं और जो उच्च पद हैं उनके ऊपर भारतीयों को नियुक्ति दी जाए। और इसलिए एक एग्जाम होता था उस टाइम पर आईसीएस का, इंडियन सिविल सर्विसेज, और अब इसको बोलते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा, पहले इसको आईसीएस बोला जाता था। और इसका एग्जाम केवल ब्रिटेन में होता था, यूके में, भारत में इसका कोई सेंटर नहीं होता था। तो इसकी मांग की गई कि इसमें भारत में इसके सेंटर बनाया जाए आईसीएस एग्जाम के, ताकि भारत के लोग उसमें क्वालिफाई कर पाए और ज्यादा अच्छी पोस्ट होल्ड कर पाए। उसके साथ साथ इसमें एक चीज और थी, जो बड़े अधिकारियों की सैलरी ज्यादा थी, तो भारत से वो सैलरी दी जाती थी, भारत के जो रेवेन्यू है यहाँ से जनरेट उसमें से दी जाती थी। तो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, हमारा जो पैसा है वो बाहर जा रहा था, उसको भी रोका जा सकता था। ये हमारे जो मॉडरेट थे कांग्रेस के, उनका मानना था। अब उसके बाद उन्होंने आगे आवाज उठाई सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग हों, यानी जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं लॉज वो अलग हों और जो इंटरप्रेट कर रहे हैं वो अलग हों।
जैसे वहां डीसी को पावर दे देगी, वही तो जस्टिस करेगा, वही मतलब डिसीजन लेगा, वही न्याय प्रदान करेगा, वही प्रशासनिक काम देख रहा है, तो इसको अलग अलग किया जाए, एग्जीक्यूटिव अलग हो, जुडिशरी अलग हो। उसके साथ रिपील आर्म्स एक्ट, रिपील टू अंडू की वापस लिया जाए, वापस कर दिया जाए इसको। आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट क्या था? अकॉर्डिंग टू इट नो इंडियंस कैन पोजेस एनी वेपन, भारतीय कोई भी हथियार नहीं रख सकता था। 1878 में ऐसा एक एक्ट पास किया गया था, तो उसमें किया गया था कि इसको वापस लिया जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और उसी दौरान एक एक्ट और पास किया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में ही, तो उसके लिए भी बोला गया मोर फ्रीडम टू बी गिवन फॉर स्पीच एंड एक्सप्रेशन, की ज्यादा लोगों को और अधिकार दिए जाए अपने विचार व्यक्त करने के लिए, उसकी आवाज उठाई गई। उसके बाद उन्होंने, ये तो थे हमारे सोशल इश्यूज ज्यादातर, और उसके बाद इकोनॉमिक कि हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करने वाले हैं, तो उन्होंने माना कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी वजह से हमारे यहाँ पॉवर्टी और फेमिन्स, जो हमारे यहाँ गरीबी है वो बढ़ाई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है उनकी वजह से, और फेमिन्स जो अकाल आते हैं जिसकी वजह से लोग मरते हैं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की देन है। इसलिए उन्होंने मांग की कि जो लैंड रेवेन्यू सरकार लगातार बढ़ा रही थी, पीजेंट्स और जमींदार वर्ग है उसको सफर करना पड़ता है, वो पे नहीं कर पाते, और एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उन लोगों का, उसको कम किया जाए। और जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन्स आउटसाइड और यूरोपियन कंट्रीज, हमारे यहाँ का अनाज भेजा था यूरोपियन कंट्रीज में, और हमारे यहाँ उसकी वजह से क्या होता था? शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स अल्टीमेटली लीड टू फेमिन्स, जहाँ शॉर्टेज होती फूड ग्रेन्स की, खाने के अनाज की, लोग मरते भूखमरी से, और अल्टीमेटली फेमिन्स का रूप ले लेता। तो उन्होंने माना कि जो एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स है उसको रोका जाना चाहिए। उसके साथ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, सेना के ऊपर जो खर्च होता है उसको कट किया जाए, उसको कम किया जाए, रेवेन्यू को कम किया जाए, लैंड रेवेन्यू कम कलेक्ट की जाए किसानों से, मिलिट्री एक्सपेंडिचर सेना पर खर्च होता है उसको भी कम किया जाए, मोर फंड्स टू बी गिवन फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए, यानी प्रोडक्शन और बढ़ाया जाए खेतों का, खेती हमारा मुख्य व्यवसाय था, उसके लिए ज्यादा फंड दिए जाने चाहिए। ये सारी इस प्रकार की मांगे कि आपने देखा था ज्यादातर लोग इंग्लिश एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे लोग थे, अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण की थी, प्रोफेशनल्स व्यवसाय थे ज्यादातर, लेकिन उसके बावजूद, जैसे हम दादा भाई नौरोजी की बात करें, बिजनेसमैन भी थे वो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हर वर्ग की आवाज उठाई। उसमें आप देखोगे उसके बाद उन्होंने साल्ट टैक्स की, जो नमक के ऊपर टैक्स लगाया गया था, उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। उसके साथ स्लेव्स, जो भारत के लेबर्स थे बाहर ले जाया गया उनको काम करने के लिए, उनकी जो कंडीशंस थी, मिजरेबल कंडीशंस बोलते हैं, दैनिक जो कंडीशन, उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। उसके साथ साथ फॉरेस्ट डेवलपर, जो हमारे वनों में रहने वाले ट्राइबल्स लोग थे, उनके खिलाफ जो कानून बनाए गए थे उनके खिलाफ भी आवाज उठाई। हर वर्ग की आवाज को कांग्रेस ने उस टाइम पर उठाया। इसमें इन्होंने लोगों के सामने ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया और लोगों को ये बताया कि किस प्रकार हमारा एक्सप्लोरेटिव पॉलिसीज अपना रही है, और इकोनॉमिक जो हमारे यहाँ जो डिक्लाइन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? जगह जगह दे स्पीच, they have given the speech as well as write articles in the newspaper और publish size newspapers, न्यूज़पेपर प्रकाशित किए, उनके अंदर आर्टिकल्स लिखे गए। as well as they sent their representative in different parts of the country, उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे अलग अलग हिस्सों में to mobilize support for their issues, कि इन इश्यूज के लिए लोगों को इकट्ठा किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए। और इनका क्या मानना था? they had a feeling that British रिस्पेक्ट द आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी। इनका मानना था अंग्रेज हैं वो इक्वलिटी, समानता और फ्रीडम, स्वतंत्रता, दोनों को सम्मान देते हैं, दोनों के ऊपर बिलीव करते हैं, तो हमें भी इस प्रकार के अधिकार मिलेंगे। इसलिए इन्होंने ज्यादा गवर्नमेंट के सामने इस प्रकार की आवाज उठाई, ताकि अल्टीमेटली वी विल गेट द रिजोल्यूशन और वी विल गेट द सॉल्यूशन, कि हमें समाधान मिलेगा इन सारी समस्याओं का। लेकिन शायद ऐसा नहीं था। आगे हम पढ़ेंगे कि फिर उसके बाद धीरे धीरे एक्सट्रीमिस्ट फेज आया। उसमें अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा होगा फ्रीडम इज माय बर्थ राइट, कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक की स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी। तो उसके बाद कुछ हमारे पास इस प्रकार के लीडर आए, उन्होंने मोर असर्टिव, उन्होंने ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी बात रखी सरकार के सामने, और बात भी रखी उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम सा दिया कि अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो आगे परिस्थितियां कुछ और खराब हो सकती है, जबकि इनकी तरह अपील नहीं की केवल। तो वो फेज हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।